मित्रों, नमस्कार। बजट 2020 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। सर्विस सेक्टर देश के जीडीपी में सबसे ज्यादा करीब 54% की हिस्सेदारी रखता है और विदेशी निवेश का भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट से भी भारत को काफ़ी आमदनी कराता है और देश के मानव संसाधन का उपयोग भी इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा और बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। और यही वजह है कि इनोवेशन और स्टार्टअप सिस्टम को भी इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं और जाहिर तौर पर चुनौतियां भी काफ़ी बड़ी हैं। और चर्चा आज इसी सेक्टर के इर्द गिर्द यानी सर्विस सेक्टर को कैसे और ज़्यादा ग्रोथ दिया जा सकता है, रिवाइव करने के लिए वित्त मंत्री क्या कुछ कर सकती हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुबिमल भट्टाचार्य जी हैं जो कि IT एक्सपर्ट के तौर पर इस प्रोग्राम में शामिल होने। सुबिमल, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदीप भाटिया जो CEO हैं स्ट्रिंग माइंड्स के और एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को चलाते हैं। आपका भी प्रवीण भाटिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। तो देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक और इनोवेशन पर फोकस शायद वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। भारत में नई तकनीक की दुनिया का सुपर पावर बनने के लिए ज़रूरी सभी संसाधन भी मौजूद हैं। देश की IT और संबंधित सेवाओं पर फोकस बजट की प्राथमिकता होने की उम्मीद है। PM मोदी खुद अपने स्तर पर कई तकनीकी मिशन की निगरानी कर रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में कुछ नए ऐलान किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा पर वापस लौटेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी और इससे जुड़ी सेवाओं में भारत की मानव शक्ति का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। इसलिए जरूरत है कि भारत के सर्विस सेक्टर की ताकत को और मजबूत बनाया जाए और आने वाले बजट में इसके लिए ज्यादा वित्तीय संसाधन मुहैया हों। साल 2019 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 5 पायदान सुधरकर 52वें स्थान पर आ गया। लेकिन 181 अरब डॉलर से बड़ी भारत की IT सर्विस इंडस्ट्री एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे नए तकनीकी मुहावरे नई चुनौती बनकर खड़े हैं। आइए समझते हैं भारत इन नई चुनौतियों के मद्देनजर कहां खड़ा है। प्रधानमंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन की अगुवाई में देश में नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति पर काम जारी है। नए भारत की नई सोच में सबसे अहम पहलू है यहाँ की युवा शक्ति और मानव संसाधन, जिसके दिमाग का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। देश में 4 सिटी साइंस क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु और NCR, जो देश में सभी वैज्ञानिक संस्थानों के साथ संपर्क साधेंगे। बीते बजट में वित्त मंत्री ने PM मोदी की अध्यक्षता में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का ऐलान किया था, जो इनोवेशन के लिए देश के वैज्ञानिक संस्थानों की फंडिंग पर फोकस करेगा। पर्यावरण मंत्रालय का बायोडाइवर्सिटी मिशन, अर्थ साइंस मंत्रालय का डीप ओशन मिशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग का क्वांटम मैटर्स एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल R&D मिशन अंतिम चरण में है। देश में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वेस्ट मिशन और हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के लिए तकनीकी सहयोग पर काम जारी है। नेशनल टेक्नोलॉजी कमर्शियल प्रोग्राम अग्नि के जरिए देश में इनोवेशन को बाजार के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मानव स्वास्थ्य के लिए बायो साइंस मिशन अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है, जिसके लिए बजट में प्रावधान होंगे। डिजिटल पेमेंट सिस्टम में भारत की तकनीकी उन्नति की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। जाहिर तौर पर देश और दुनिया की समस्याओं का समाधान ही तकनीकी विकास का अंतिम उद्देश्य है। इसलिए PM मोदी साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी मजबूत बनाने पर लगातार जोर दे रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में भारतीय स्टार्टअप सिस्टम में 7.5 अरब डॉलर का निवेश हुआ, जिनमें IT, हेल्थ केयर, एजुकेशन और सर्विस डिलीवरी से जुड़ी कंपनियां प्रमुख रहीं। उधर भारत नेट के जरिए गांवों को ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ने की कोशिश भी जारी है, जो भारत की तस्वीर बदलने का मादा रखती है। भारत नेट पूरी दुनिया में ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। भारत नेट योजना से GDP में 4.5 लाख करोड़ का फायदा, देश के विकास दर में 3.3% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। समाज के निचले 72% तक इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने भारत नेट प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम को स्कूल, हेल्थ सर्विस सेंटर्स, पोस्ट ऑफिसेज और पुलिस स्टेशंस को इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने से फायदा होगा। ब्रॉडबैंड सेवा की दरों में 75% तक की कमी और सभी ग्राम पंचायतों को 6 महीने तक फ्री इंटरनेट सेवाएं दी जाएंगी। जाहिर तौर पर बजट में डिजिटल इंडिया एक बड़ा फोकस होगा और यही रोजगार की समस्या को दूर करने में मदद करेगा और सरकार की योजनाओं और सेवाओं को आम जन तक पहुंचाने में भी। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली।
तो भारत एक आईटी सुपर पावर तो है ही, लेकिन कैसे सर्विस सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट किया जा सकता है, कैसे उसमें एक नई जान फूंकी जा सकती है। पहला कमेंट लेते हैं सुमिल आभी से। सर्विस सेक्टर में इस साल देखें तो थोड़ी सी रफ्तार कम हुई है। सर्विस सेक्टर जैसा कि मानते हैं कि हमारी एक बड़ी मानव संसाधन उसमें लगी हुई है, लोगों को नौकरियां भी मिलती हैं, कैसे हम वापस उसमें नेक्स्ट स्टेज पे 2.0 अगर मैं कहूँ सर्विस सेक्टर, इंडियन सर्विस सेक्टर को, तो उसको कैसे रिवाइव किया जाए और कैसे उसको और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए? देखिए, हमारे आईटी सर्विस सेक्टर पिछले 10-12 साल में एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 10% के आसपास रहे। इस बार ये 6.6% में रहे जी। लेकिन इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशन है उसमें से कुछ उताव फुताव हुआ है, बट मुझे लग नहीं रहा है कि ये आगे कोई इसमें कोई हेडविंड्स उस तरीका से। और दूसरी बात है, हम जिस तरीका से टायर्स को ले रहे, हम तो हमेशा इतने पिछले 10 सालों में अगर देखें तो बड़े बड़े कंपनीज आगे इसको लेके बढ़े। अब बहुत सारे छोटे कंपनीज को सेक्टर स्पेसिफिक स्किल्स कंपनीज बढ़ा। अगर देखें इस साल हमारा 177 बिलियन डॉलर की सर्विस 181 बिलियन डॉलर की सर्विस इंडस्ट्री है, जिसमें 137 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स पे रहे। जी। और आज भी हम 40 लाख के ऊपर लोगों को अच्छे नौकरी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो सेक्टर में मुझे लगता नहीं कि किसी तरीका के दबाव इस वक्त है। और जैसे अगर आप देखें जो आगे मिशन में आपकी वीडियो में भी कुछ दिखाई दिया है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जितने आगे, या साइबर सिक्योरिटी भी अगर आप पकड़े, तो इसमें जो सरकार की जिस तरीका से नजर है, इसको आगे और लिया जाए। और जहां तक प्रधानमंत्री की बात है कि भारत को एक साइबर सिक्योरिटी का हब बनाना है, तो ये सारे अगर आप देखा जाए, प्लस जितनी एप्लीकेशंस आ रहा है, अब डिफेंस इंडस्ट्री में इंडिजिनस, मेक इन इंडिया, इसमें भी जितने टेक्नोलॉजी के उपयोग हो रहा है, जैसे आप पहले टैंक बनाते थे, लाइट आर्मर्ड व्हीकल, अब उसमें जितनी आईटी एनेबलमेंट है, बहुत सारे काम लोकलाइज्ड तरीका से हो रहा है। सो ये जितने हैं, मुझे लगता है कि इससे डोमेस्टिक लेवल में भी एक ग्रोथ आएगा और एक्सपोर्ट्स में फिर एक बुएंसी आएगा। जब अभी यूएस चाइना की ट्रेड डील, बहुत सारे जो ट्रेड हेडविंड्स थे उसमें कुछ सुधारे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में ये फिर से उसी मात्रा में बढ़ते जाएंगे। सवाल यह है कि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं या फिर जो नए आयाम हैं या फिर नए एवेन्यूज हैं, उनको हार्नेस करने के लिए बजट में क्या कुछ किया जा सकता है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो एक चीज़ है, दूसरी आप अपने डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी या इनोवेशन को कहें प्रमोट करने के लिए फौरी तौर पर आप बजट से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या R&D में आप कुछ इंसेंटिव्स चाहिए, या फिर अगर कोई इनोवेशन करता है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए? मैं इसको मिस्टर भाटिया को भी ले जाऊंगा, पर पहले आपका रिएक्शन लेंगे। मुझे लगता है कि एक आईटी इंडस्ट्री को एक टैक्स का बेनिफिट बहुत सालों से दिया गया है, और मुझे लगता है इसको स्पेसिफिक सेक्टर्स में अब भी इसको चालू रखना है। अब जो जैसे बीपीओ इंडस्ट्री या लगभग आईटी एनेबल्ड सर्विसेज जो चलते रहे, उसमें एक थ्रेशोल्ड लेवल तक आया है। अब उसको कॉम्पिटिटिव माध्यम से चलना चाहिए, लेकिन जो इलाके में हमारे इन्वेस्टमेंट आगे होगा, जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन में, और जितने सारे इनोवेशन इसमें आ रहा है, मैं अगर बताऊं तो हैकर्स शहर से नहीं निकालते, बड़े छोटे छोटे गांव से भी निकाल के आते हैं। अब उनको क्या इंसेंटिवाइज करते हैं? मुझे लगता है कि एक स्पेशल मिशन ऐसा होना चाहिए जो टैलेंट रिकॉग्निशन और टैलेंट सस्टेनेंस 2-3 साल 5 साल के एक विंडो देना पड़ेगा कि वही आदमी एक इनोवेटर बने और वो अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर के माध्यम से भी आगे बढ़ाए। उसमें पूरे सपोर्ट पॉलिसी लेवल में देना होगा। प्रणव, क्या करना चाहिए इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वरोजगार की तरफ बढ़ाया जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ थोड़ा सा पुश किया जा सके? राइट। देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये बोलेंगे कि जैसे अपना स्टार्टअप इंडिया का परसेप्शन इंडिया में लॉन्च हुआ 16 जनवरी 2016 में, उसके बाद अब लॉन्च तो हो गया, लेकिन क्या हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़ पाए हैं? हम लोग 77 पोजीशन से 63 पोजीशन पे आए वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से, बट देखा जाए तो अभी एक गैप है। गैप क्या है कि इंडिया को हम कहते हैं कि 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोनॉमी है। अब अगर आप वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोनॉमी है यूएस और चाइना के बाद, तो आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी पहले 10 नंबर में तो कहीं आना चाहिए।
क्योंकि हम अगर थर्ड लार्जेस्ट हैं तो हो सकता है हम 10वें हों, 15वां हों। हम स्टार्टअप इकोसिस्टम में तो आप तीसरे नंबर पे हैं पूरी दुनिया में। स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर हम उसको कंबाइन कर दें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से, तो हम वर्ल्ड का वो क्षमता रखते हैं कि नंबर 1 पे आ सकते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में। बिकॉज आज भी कई ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो कभी कभी जाके सिंगापुर और यूएस में रजिस्टर कर लेते हैं और ऑपरेट इंडिया से करते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में थोड़ा सा आगे बढ़ें, जैसे अभी एक गवर्नमेंट का अच्छा स्कीम लॉन्च हुआ कि वो 2 फॉर्म्स कर दिए बिजनेस का 5 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने का। जो पहले 18 दिन लगते थे वो 10 अलग अलग फॉर्म्स भरे जाते थे, अब वो 5 फॉर्म्स में रिड्यूस कर दिया है और 5 दिन लगेंगे, एक स्पाइस और एक अल्फा। ये 2 फॉर्म कर दिए। उस तरीके से क्या हो रहा है कि थोड़े थोड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। व्हाट आई वुड वांट बजट में कि हम लोग थोड़ा सा जीएसटी में देखें कि क्या रिलैक्सेशन हो सकती है स्टार्टअप्स के लिए, और खासकर एक जो नया इकोनॉमी है जो स्टार्टअप से भी पहले शुरू होता है, वो है कि गिग इकोनॉमी, जो एक फ्रीलांसर होता है, जो अपने आप को अभी स्टार्टअप भी नहीं बोलता, लेकिन वो देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो क्या एक फ्रीलांसर को हम कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हैं? अभी क्या होता है कि वो अपना सेटअप कर रहा है, अगर हम उसे एकदम से कंप्लायंस के इश्यूज में डाल देंगे तो वो बेचारा अपना पहले पैसे कमा के कुछ अपना अमाउंट कमाएगा कि पहले कंप्लायंस देखेगा। तो थोड़ा सा वहाँ रिलैक्सेशन, और फिर उसके बाद डेफिनेटली देश का जो हमारा कंजम्पशन है, अगर हम गवर्नमेंट थोड़ा सा अपना डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को ज़्यादा ना देके थोड़ा सा कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए पैसा डाले सिस्टम के अंदर, तो जैसे ही कंजम्पशन देश के अंदर बढ़ता है इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है। वो इंडस्ट्री और एक आई वुड से एक सर्कुलर मूवमेंट है, जैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगा इंडस्ट्री का ग्रोथ बढ़ेगा, इंडस्ट्री का ग्रोथ बढ़ेगा, फिर उससे दोबारा से फिर से कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, और वो एक स्पाइरल इफेक्ट जो इकोनॉमी का एबिस जिसे हम कह रहे हैं अभी, उसमें से इकोनॉमी को लेके थोड़ा सा बाहर जाएगा। तो ये थोड़े से पॉइंट्स पे थोड़ा सा गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम चलेंगे सिंगापुर, और वहाँ पर हमारे साथ जो इकोनॉमिस्ट हैं अमितेंद्र पालित, वो हमसे जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे कि ऐसा क्या है ख़ास सिंगापुर में कि लोग वहाँ पे जाते हैं, केवल रजिस्ट्रेशन कराते हैं, केवल ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारत में हम एक सिंगापुर जैसा इकोसिस्टम क्यों नहीं तैयार कर सकते, या फिर जो कैलिफोर्निया में जो इकोसिस्टम है वो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक नए शहर में क्यों शुरुआत नहीं हो सकती। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम बजट 2020। कुछ तो होता है जब कुछ शुद्ध होता है, पर क्या ये शुद्धता आपके बर्तनों में है? बर्तन शुद्ध? अब नींबू, नीम और चंदन युक्त निप बार से करें बर्तनों का शुद्धिकरण। निप से करो शुद्धिकरण। मैंने अभी जॉब करना शुरू किया है और मेरे लिए टैक्स सेविंग बहुत जरूरी है। LIC इज अ कूल चॉइस। LIC हमेशा से ही एक भरोसेमंद ऑप्शन रहा है और आगे भी रहेगा। हाँ, आराम से संभाल के। हाँ, देख रहे हो हीरालाल को, खेती से ये शान है। कोई तो मदद करता होगा। हाँ, मेरा बैंक। वो कैसे? बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड देकर छोटी खरीदारी और फसल के लिए लोन पाना आसान बनाया। किसान क्रेडिट कार्ड से मैंने खेती से संबंधित सभी आवश्यक निवेश और खर्चों को पूरा किया, और वो भी बगैर कैश लेन देन से। इस खाते का नवीकरण भी आसान है। फिर तो रोज बैंक जाते होगे? बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी सावधानी से सभी लेन देन डिजिटल यानी फोन से या कार्ड से हो जाते हैं। ये लेन देन करते समय इस बात का ध्यान रहे कि आप अपना OTP, पिन, CVV किसी को ना बताएं। खाता खोलेंगे, बैंक से नाता जोड़ेंगे। RBI कहता है जानकार किसान समृद्ध किसान। इनमें से एक है आपका डिटर्जेंट और एक फेना। अब आप बताइए कौन सा बेहतर है? ये है ज्यादा सफेद फेना। ब्लाइंड वॉशिंग टेस्ट में 100 में से 70 लोगों ने फेना सुपर वॉश को अपने डिटर्जेंट से बेहतर पाया है। अब आप भी लीजिए फेना सफेदी चैलेंज और खुद कहना फेना ही लेना। फेना ही लेना। स्वागत है आप सभी का, और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के महरौली, जहां पर JP नड्डा एक इलेक्शन रैली को संबोधित कर रहे हैं। कौन क्या करेगा इसके आधार पर वोट मत दो, कौन पार्टी क्या करेगी इसके आधार पर मत दो, किस पार्टी ने पीछे क्या किया है उसको आधार मान करके आगे का तय करो। और मैं बड़े डंके की चोट पर कह सकता हूं
कि मैं ऐसी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूं जो दुनिया में, देश में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इस राजनीतिक दल पर रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और वंशवाद की पार्टी नहीं, किसी के रहमो करम पर चलने वाली पार्टी नहीं, किसी के आशीर्वाद से पार्टी नहीं। मुझ जैसा बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, ऐसी पार्टी। नरेंद्र मोदी जैसे नेता, जिनका दूर दूर तक कोई राजनीतिक परिवार में व्यक्ति नहीं था, वह इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर सकता है। यह बीजेपी में ही संभव है। अब हम चुनाव के दौरान में उतरे। चुनाव किन आधारों पर लड़ा जाता है? नेता हो, नीति हो, नीयत हो, कार्यक्रम हो, कार्यकर्ता हो। किसी दल के पास नेता है तो नीति नहीं, नीति है तो नियत नहीं, नियत है तो कार्यक्रम नहीं, और कार्यक्रम है तो कार्यकर्ता नहीं। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? यह बीजेपी है जिसके पास दुनिया के नेतृत्व से लेकर के मोहल्ले के नेतृत्व करने की नेता है, नीति है, नियत है, कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है और वातावरण है। अब हम मुद्दों की बात करते हैं। आप बताइए, अगर देश की बात करें, आपने मई महीने में मोदी जी को आपने यहां से सातों की सातों लोकसभा की सीट दी थी ना? हमारा रिपोर्ट कार्ड देख लो, 8 महीने बीते हैं। 70 साल से जो नासूर समस्याएं खड़ी की थी कांग्रेस पार्टी ने, 8 महीने के अंदर उसको निपटा करके नई भारत के निर्माण की तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम चले हैं। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे दिल्ली के महरौली से, जहां पर एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे जेपी नड्डा। और अब अपने कार्यक्रम पर वापस लौटते हैं और आपको लिए चलते हैं सिंगापुर, जहां पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के इकोनॉमिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, अमितेंदु पाली। अमितेंदु, बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं इनोवेशंस की, सर्विस सेक्टर की, और बजट में किस तरह से इसको एक बूस्ट दिया जा सकता है। पिछले बजट में हमने देखा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनाने का लक्ष्य रखा, जैसा कि सिंगापुर में भी है। रिसर्च को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए बजट क्या कुछ कर सकता है अमितेंदु जी? अजय, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये जो आज के प्रोग्राम में आने का मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला आपसे। आपने बहुत सही एक इशू पे हमारा अटेंशन जो है वो पूरा देश के तरफ से और बाकी बजट वालों के तरफ से इस पे ध्यान डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए कि जहां तक ये पूरा एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का बात चल रहा है, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम रोल है, और इन सबके पीछे ये भी दिखाई दे रहा है कि आगे चलते हुए अगले 5, 10 या 15 साल के अंदर वही अर्थव्यवस्था, वही इकोनॉमी आगे रहेंगे जो कि R&D पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। और R&D पहले हम समझते थे कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में है, इंडस्ट्री में है, लेकिन अभी धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन जितना बढ़ते जा रहा है, तो हमें महसूस हो रहा है कि ये हर छोटा क्षेत्र में, जैसे कि एग्रीकल्चर में, बाकी आपका डेली यूज की आइटम्स में, कम्युनिकेशन के बीच में, इन R&D एप्लाइड प्रोडक्ट्स जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो मैं 2 चीज कहना चाहूंगा इस बारे में। एक तो ये है कि देखिए, इंडिया में अभी तक हम एक चीज देख रहे हैं कि जहां तक प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है R&D में, वो जितनी होनी चाहिए उससे काफी बिल्कुल सही है। ये एक चीज
है जो रिवर्स होनी चाहिए। और मैं खास तौर से ये कहना चाहूंगा कि दो एक इंडस्ट्री को छोड़ के, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स या आईटी को छोड़ के, उसके अलावा आप R&D का एप्लीकेशन बहुत ही कम देखेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जहां तक R&D का लीड का सवाल है, वो लीड सरकार से ही उठाना पड़ेगा। या तो सरकार को कुछ ऐसे स्कीम्स, कुछ ऐसे इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें प्राइवेट सेक्टर अपने आप कुछ ऐसे इंसेंटिव देखते हैं जिसके लिए वो ज्यादा तक अपना बजट R&D पे अप्लाई करे। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा सिचुएशन या तो कनेक्शन ऑफ सिचुएशंस हम इमेजिन कर सकते हैं जिसमें फाइनेंशियल या फिजिकल इंसेंटिव के साथ साथ कुछ ऐसे आपको मार्केट बेस्ड प्रोग्राम्स के बारे में अगर सरकार सोच सकती है, जैसे कि मान लीजिए जो SMEs है या स्टार्टअप्स है, उनको अगर इस तरह का इंसेंटिव दिया जाए कि अगर ये लोग R&D पे ज्यादा ध्यान देंगे, अपना बजट का एक मिनिमम अमाउंट R&D पे डालेंगे, तो उनको कुछ प्रोक्योरमेंट में, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में या बाकी और जो सरकारी प्रोक्योरमेंट होता है उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। वेरी गुड पॉइंट। ये करने के लिए ज्यादा कुछ कदम उठाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक प्रोक्योरमेंट चलता ही है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट ज्यादातर SMEs से ही होता है। और ये सिर्फ जो प्रोग्राम चालू है, अभी का जो योजनाएं है, उसके अंदर ही थोड़ा सा तब्दीली करके, थोड़ा सा फोकस में चेंज करके आप R&D पे उनका एक जो सेंट्रल इशू है वो आप R&D सेंट्रल बना रहे हैं। बहुत धन्यवाद अमितन जी सिंगापुर से जुड़ने के लिए। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब तक आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे और सीधे सीधे आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इंसेंटिव अगर आप देते हैं R&D के इन्वेस्टमेंट को, तो वो एक इमीडिएट बूस्टर हो सकता है। क्योंकि सुविमल जी, आप भी ये मानेंगे कि सरकार का R&D में करीब 70% पूरे खर्चे में 70% सरकार की हिस्सेदारी। उसके बाद जो कंपनीज है उसमें PSU सबसे ज़्यादा R&D पे खर्च कर रही है। जो प्राइवेट कंपनी जो अमितन बात कर रहे हैं वो वाकई R&D पे खर्च नहीं कर रही, या फिर उनको टैक्स इंसेंटिव जब तक मिलता था तब तक वो किया करती थी, अदरवाइज इसलिए हम बड़े गूगल और बड़े ओरेकल नहीं बना पा रहे हैं। तो अब हम दूसरे मुद्दे पर, और आपसे क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, जो ई-गवर्नेंस का पूरा जो मॉडल है जिसके जरिए हम सर्विस डिलीवरी को बेहतर बना सकते हैं, शायद वहाँ पर भी बजट का फोकस होने की उम्मीद है। क्योंकि हम भारत नेट की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर से सारे गाँवों को, ग्राम पंचायत को जोड़ रहे हैं, और जहाँ पर जो सर्विस जो सेवाएँ हैं उनको लोगों तक पहुँचाना, शायद उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देगा। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है जैसे पालित साहब भी बता रहे थे, एक नीति आयोग की तरफ से जून 2018 में एक नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी दिया गया। इसके बाद इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन और इनडायरेक्ट एप्लीकेशन, अब इनडायरेक्ट एप्लीकेशन जितने आते हैं उसमें कैसे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होए करना है, उसको एक हार्मोनियस तरीका से किया जाना चाहिए। और इसके लिए आपको सेक्टर्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जितने नेशनल ई गवर्नेंस मिशन के जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, उसको नेक्स्ट लेवल का बूस्ट अप या आगे लेने के लिए उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी प्रयोग हो सकता है। और इसमें आपको प्राइवेट सेक्टर को जोड़ के इनसे भी इन्वेस्टमेंट कराना पड़ेगा। और विशेषकर जितने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, मैंने डिफेंस की थोड़ा पहले जिक्र किया था, डिफेंस में अब बहुत सारे एरियाज है। आज पकड़ लीजिए, हम सिर्फ DRDO से कुछ एनक्रिप्शन ले रहे हैं, एनक्रिप्शन के बाहर भी बहुत सारे IT एनेबलमेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स या इवन चिप मैन्युफैक्चरिंग जो हम हमारे इस पॉलिसी में आपकी डिजिटल इंडिया में वो है कि हम हार्डवेयर को धीरे धीरे जीरो करेंगे। तो अगर हम चिप मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी जो सिक्योरिटी का माध्यम से भी अगर देखा जाए एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, ये सारे चीज में अगर कंसंट्रेट करें तो मुझे लगता है अगर प्राइवेट सेक्टर बिजनेस का मौका देखता है, एक सस्टेन बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखता है, वो जरूर। मुझे मालूम है सुविमल, वक्त कम है, नहीं तो मैं आपके डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर जरूर बात करता हूँ। बहुत धन्यवाद। प्रणव, शॉर्ट में आपका अंतिम कमेंट चाहेंगे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए 2-3 चीज़ें जो इमीडिएटली फौरी तौर पर बजट में की जा सकती हैं। वक्त बहुत कम है सर। जैसे मैंने बताया, GST के अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन। दूसरा मैं बोलूँगा कि एंजल टैक्स पे एक अच्छा स्टेप लिया गया था पिछले बजट में, तो उस पर थोड़ा सा और हम फोकस डालें। फंड ऑफ फंड्स बन रहे हैं, लेकिन वो फंड ऑफ फंड्स एलोकेट नहीं हो रहे, स्टार्टअप्स तक पहुंच नहीं रहे।
तो वो एक, और एक जो बैंकिंग सेक्टर है, हाँ जी। वो बैंकिंग सेक्टर अगर अपने नॉर्म्स थोड़े रिलैक्स करे स्टार्टअप्स को लेंड करने के लिए, तो ये 4 चीज़ें मैं बोलूँगा जो अभी इस टाइम पे मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है अपने स्टार्टअप सेक्टर के लिए। प्रणव भाटिया, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। सुविमल जी, आपका भी शुक्रिया। तो आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।